हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अपने अपने घरों पर होंगे, स्वस्थ रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आउट होने वाला है। और इस वीडियो के जस्ट बाद आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। वो डिस्कस आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एग्ज़ाम के साथ काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। हाल ही में आज ही एक नोटिस जो है वो आउट हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को लेकर है। उसके बारे में मैं जो है इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो डिस्कस करूँगा। आप सभी बच्चे तब तक, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में, आने वाले टाइम में आप लोगों के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोगों से स्किप ना हो। दैट्स वाई आप सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसके कमेंट के अंदर ज़रूर डाल दीजिए कीजिए। बच्चों, ये जो वीडियो है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगी, ये डायरेक्ट हमारे जो सिलेबस का पार्ट है। इससे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के जो फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख कर के उस वीडियो में अमूमन आप लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। आप सभी उन सभी जो भी इधर वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है या नहीं है, दोनों ही इस वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि ये एज़ पर जनरल नॉलेज भी आप लोगों के काम आती है। आज की वीडियो के अंदर मैं लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यू पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि अटलांटिक और इंडियन ओशंस। प्रशांत महासागर की तरह अंध महासागर और हिंद महासागर के अंदर जो जो स्थलाकृतिक विशेषताएं हम देखते हैं, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, एक चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि इन तीनों महासागरों का और पूरे ओशनोग्राफी के अंदर जो भी कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको अच्छे से ध्यान में रखने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए आप इनका कंपैरेटिव चार्ट ज़रूर बना लीजिए। प्रशांत महासागर के जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने नोट डाउन की होंगी, आज उसी का फर्दर पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे अटलांटिक ओशंस और इंडियन ओशंस के रूप में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है अटलांटिक ओशन। तो सबसे पहले तो हमारा अटलांटिक ओशन यानी कि जो अंध महासागर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसके चलते इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी प्रशांत महासागर की तरह इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये महासागर जो है वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उन्नत है। क्यों? क्योंकि ये दो विश्व के सबसे विकसित महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। एक तरफ रहेगा उत्तरी अमेरिका और एक तरफ है यूरोप। इस महासागर का जो विस्तार है, जो एक क्षेत्रफल है, वो प्रशांत महासागर के मुकाबले काफ़ी कम है। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अटलांटिक यानी कि अंध महासागर का जो क्षेत्रफल है वो 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा है, पूरा पूरा आधा। प्रशांत महासागर के मुकाबले अंध महासागर का क्षेत्रफल आधा है। प्रशांत महासागर पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग घेरे हुए था, तो इसका मतलब ये पृथ्वी का 1/6 भाग जो है वो घेरे हुए। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी जो मैं आप लोगों को करवाना सिखाता हूँ बच्चों, ये होता क्या है, मैं वहाँ पे दोनों चीज़ों को एक साथ डिस्कस करता चलूँगा। प्रशांत महासागर में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ है आपका नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ है आपका साउथ अमेरिका। ऐसे ही अंध महासागर में एक तरफ है उत्तरी अमेरिका और दूसरी तरफ है यूरोप, यानी कि पश्चिमी भाग पर है उत्तरी अमेरिका, पूर्वी भाग पर है यूरोप। और जब ये दक्षिणी अंध महासागर के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में जो है वो है आपका दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी पूर्व में जो रहेगा वो रहेगा आपका दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप। तो ये 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है यूरोप। एक तरफ है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में यूरोप है और अफ्रीका है, ठीक है। और इसका जो उत्तरी भाग है यानी महासागर का जो उत्तरी भाग है वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के द्वारा बंद किया गया है। यानी इसके उत्तरी भाग में कौन कौन से द्वीप या महाद्वीप है? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। और लेकिन आर्कटिक सागर, उसके बिल्कुल दक्षिण में जो है वो कौन सा महाद्वीप है आपका? अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अमूमन जो इसकी आकृति है वो एस आकार की है। प्रशांत महासागर की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी, जो अंध महासागर की आकृति है वो एस आकार की है। यह भूमध्य रेखा के निकट काफी संकरा है। प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा पर काफी चौड़ा था, जबकि उसका शीर्ष भाग जो बेरिंग सागर के पास था वो काफी संकरा था। लेकिन इसके अंध महासागर के केस में क्या है, ये भूमध्य रेखा पर थोड़ा संकरा है। उत्तरी और दक्षिण की तरफ जाते हुए इसकी चौड़ाई जो है उत्तरोत्तर या दक्षिणोत्तर जो है वो बढ़ती चली जाती है।
तो आई होप कि आप लोगों को इसका विस्तार और आकार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं नीतल, जिसका हमारा मेन कंटेंट है। अंध महासागर के बारे में बेसिकली थोड़ा सा आपको जो समझने वाली बात है बच्चों, वो ये है कि इसका जो मगन तट है वो विस्तृत है, सुस्पष्ट है। प्रशांत महासागर का भी लगभग स्पष्ट था, परंतु उसका जो धरातल था वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। लेकिन इसका जो धरातल है वो विकसित है, सुस्पष्ट है। ठीक है, इसके जो तट है, इसके जो मगन तट है, उसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, लेकिन जो इसका विस्तार उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ है वो काफ़ी दूर है। अगर ये नज़दीक होता तो महाद्वीप यानी दोनों महाद्वीपों का जो धरातल था वो बेस से आपस में काफ़ी नज़दीक होता। क्योंकि ये काफ़ी दूर है, दूरी होने के चलते उत्तरी महाद्वीप के जो तट हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो तट हैं उसकी भी चौड़ाई, और यूरोप महाद्वीप के जो तट हैं उनकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। इसलिए इनकी जो औसत चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर के आसपास है। परंतु उत्तर पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटों के पास इसकी जो चौड़ाई है वो मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, हालांकि ये दूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों के नज़दीक जो हमारे मगन तट है अंध महासागर के, वो सबसे ज़्यादा विकसित है। यहाँ पर जो मगन तट विकसित हैं उनका सबसे बढ़िया एक उपयोग जो है वो है मत्स्य के लिए। ठीक है, मत्स्य के लिए इन मगन तटों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जब बात मत्स्य की आ गई है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी जो है वो एक बार बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। बच्चों, मत्स्य जो है, जिसे आप मत्स्य या फिशरीज बोलते हैं, मछली उत्पादन करते हैं। मछली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है आपका मगन तट। ठीक है, मगन तट के साथ साथ यहाँ पर जो धाराएं होती हैं वो धाराएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मत्स्य उत्पादन में। ये धाराएं दो विपरीत गुणों वाली होती हैं, एक होती है हॉट, एक होती है कोल्ड। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तब किसका निर्माण होता है? कोहरे का। किसका निर्माण होता है बच्चों? कोहरे का। जहां पर कोहरा ज्यादा मिलता है, जहां पर कोहरा ज्यादा मिलता है वहां पर प्लैंटेन नामक पौधा भी बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। जहां पर प्लैंटेन की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर मछलियां जो हैं वो भी ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, धाराएं गर्म व ठंडी, कोहरा, प्लैंटेन मत्स्य उत्पादन में अग्रणी है। विश्व की सबसे ज्यादा जो मछलियां पकड़ता है वो जापान पकड़ता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा विकसित मत्स्य क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। ठीक है, जहां पर ग्रैंड बैंक है। और तीसरा जो विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो है पश्चिमी तट यूरोप का, जहां पर डागर बैंक है। तो मगन तट से मत्स्य उत्पादन में महत्वपूर्ण जो योगदान है, भूमिका है, वो देखी जाती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मेन फीचर है अंध महासागर के अंदर वो है कटक। इसका जो नाम ही है वो है मिड अटलांटिक रिज, यानी मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अंध महासागरीय कटक। अब जैसे अंध महासागर उत्तर में आर्कटिक महासागर और ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है, उसी प्रकार मिड अटलांटिक रिज भी जो है वो उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैली हुई है। जैसे अंध महासागर एस आकृति का है, ये हमारी कटक भी एस आकृति की है। इसकी ओवरऑल जो लंबाई है वो 14,000 किलोमीटर के आसपास है। यानी जितना लंबा हमारा महासागर है उसी के लगभग अनुपात में हमारी ये कटक जो है वो देखी जाती है। इसकी सबसे ऊंचा विस्तृत जो क्षेत्र है वो 4,000 मीटर ऊंचा है। आकृति कैसी है? एस आकार की है, उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में ही फैली है। और इस कटक के कारण हमारा अंध महासागर दो भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी अंध महासागर। ठीक है, इस कटक का जो निर्माण है बच्चों वो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ है। ज्वालामुखी क्रियाओं से जब खिंचाव पड़ता है तो क्या होता है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकती हैं और जो केंद्र भाग से ज्वालामुखी जो है वो बाहर निकलते हैं। मैग्मा जब धरातल पर आकर जमता है लावा के रूप में तो वो क्या करता है, महासागर की प्लेटों को एक दूसरे से दूर धकेलता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। मिड अटलांटिक रिज जो है वो एक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली एक कटक है, जिसके चलते
अंध महासागर का विस्तार बढ़ रहा है और प्रशांत महासागर का विस्तार सिकुड़ रहा है। अब क्योंकि ये कटक है तो इस कटक के अलग अलग नाम भी होंगे। इस नाम के बारे में आपको थोड़ा सा समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट ये चीजें नोट करनी होंगी। अपना पेन पेंसिल अपने पास रखें। तो बच्चों, सबसे पहले ये जो कटक है, मैं इसका एक मैप दिखाऊंगा आपको। उस मैप के अंदर आपको ये बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो कटक है ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और किस प्रकार से प्रशांत अंध महासागर में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों, ये चीज आपको नजर आ रही होगी। यहां से ये हमारा आइसलैंड है, ठीक है, और ये हमारा दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। तो ये जो बीच में आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये एस आकृति का, ये हमारी कटक है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 14,000 किलोमीटर। किसी किताब में ये 16,000 है, किसी किताब में ये 15,000 है, किसी किताब में ये 14,000 है। तो इस डेटा के बारे में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ हिस्सा जलमग्न हो जाता है, कुछ हिस्सा जल से ऊपर नजर आ जाता है। तो औसतन अगर हम देखें तो 14 से 15,000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आपको ये पर्वत के रूप में नजर आ रही होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि ये महाद्वीप के महासागरों के आंतरिक भाग में निकलने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने वाली एक कटक यानी पर्वत ही तो है, लेकिन ये जल के अंदर डूबे हुए हैं। अब देखिए, इस कटक की वजह से यहां पर जो महासागर है वो दो हिस्सों में बट गया। एक पश्चिमी अंध महासागर, दूसरा पूर्वी अंध महासागर, ठीक है। तो अब इस कटक के अलग अलग नाम है। जब ये उत्तरी क्षेत्र में होती है इसे अलग नाम से जाना जाता है, जब ये केंद्र भाग में होती है इसे अलग नाम से जाना जाता है, दक्षिणी भाग में अलग और सबसे दक्षिण में अलग। तो यही एक छोटा सा आप लोगों के लिए याद रखने वाला सेक्शन होगा। बाकी लगभग चीजें जो है वो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलो, सबसे पहले ये जब महाद्वीप की जो हमारी अंध महासागरीय जो कटक है, इस भाग का जब शुरुआत होती है, जिसे उत्तरी भाग कहते हैं, उत्तरी भाग में इसे किस नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन उभार के नाम से। और दक्षिण में इस महाद्वीपीय या जो हमारी कटक है, इस कटक को चैलेंजर उभार यानी चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। जब ये कटक 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास होती है, तब ये फैलकर एक पठार का रूप ले लेती है, जिसे हम टेलीग्राफ पठार कहते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया, ये काफी इजी सा सेक्शन है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस कटक के बाद जो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसके अगले बेसिन। इस बेसिन से पहले भी मैं आप लोगों को एक बार इसकी जो विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे जरूरी चीज कटक की जो विशेषताएं हैं वो 3-4 जो है इसके नाम, बेसिक नाम्स के अलावा, इन नेम्स के अलावा आप इसका अगला जो भाग सेक्शन देखेंगे वो है इसके बेसिन। अब बेसिन क्या होता है? बेसिन समझाने के लिए मैंने वो डायग्राम बेसिकली निकाला था आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, ये लैंड सरफेस है। मैं यहां पर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एक छोटा सा सेक्शन जो है वो अनक्लियर है। एक ये भी लैंड सेक्शन है, ठीक है। तो इसके केंद्र भाग में, इन दोनों के मध्य भाग में बहुत सारे गहरे भाग होते हैं महासागरों के। स्थल के समीप कम गहरा होगा और जहां पर स्थल नहीं होगा वहां पर जल थोड़ा ज्यादा गहरा होगा। तो जल के बीच में यानी महासागरों के बीच में कुछ एक गहरे भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अंध महासागर में कुछ एक भाग ऐसे हैं जो बेसिन है, काफी इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। जैसे मध्य अटलांटिक, देखो वही चीज समझाएगा यहाँ पे। मध्य अटलांटिक कटक और तट यानी महाद्वीपों के तट के बीच में कई गहरे भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिन। सबसे पहला जो बेसिन यहां पर मिलता है वो है लैब्राडोर बेसिन। उसके बाद है उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन, केप वर्दे बेसिन, ब्राजील बेसिन, दक्षिणी पूर्वी अंध महासागरीय बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन और अगुल्हास बेसिन, ठीक है बच्चों। अब मैं दिखाता हूं आपको। यह है आपका लैब्राडोर सी। कौन सा सी है? लैब्राडोर सी। तो इसके समीप जो भी हमारा बेसिन है उसे लैब्राडोर बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी अमेरिका में ये जो सबसे बड़ा देश आपको नजर आता है यह है हमारा ब्राजील। तो इस ब्राजील और कटक के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्राजीलियन बेसिन है। फिर अर्जेंटीना, ये जो इसका दक्षिणी भाग है ये अर्जेंटीना है, तो इसके दोनों के बीच का जो ये भाग है ये अर्जेंटीना बेसिन कहलाता है। उसके बाद यहां पर दक्षिण अफ्रीका है, इसके बीच का भाग दक्षिण अफ्रीका बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्वी क्षेत्र में एक द्वीप है
जिसे अगुलहास के नाम से जाना जाता है। तो इस कटक और उस अगुलहास द्वीप के बीच में अगुलहास बेसिन है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अंदर वो मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं जो पाए जाते हैं। सबसे पहले इन द्वीपों की श्रृंखला में आपको कभी ना भूलने वाला जो नाम है बच्चों वो है बरमुडा। बरमुडा के अलावा एजोस, पाइको द्वीप जो है वो काफ़ी मुख्य हैं। उसके बाद एशियंस हैं, एशियंस तीसरा दो कुन्हा, सेंट हेलेना, गुआ जैसे ज्वालामुखी द्वीप हैं। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, ये सारे उत्तरी अमेरिका के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप हैं। उसके अलावा मिड अटलांटिक रिज के दोनों तरफ, जैसे उत्तरी अटलांटिक में न्यू फाउंडलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप समूह, ये सारे जो हैं वो मुख्य हैं। ठीक है, इसके जो अन्य द्वीप हैं इसके अंदर, मैं इसके एक बार मैप पे भी आपको ये सारी लोकेशंस दिखाऊंगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इसके अंदर गर्त। ठीक है, इस गर्त में सबसे ज़्यादा गर्तें नहीं हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में तो बहुत ज़्यादा गर्तों की एक संख्या पाई जाती थी। यहाँ पर जो गर्त है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो भी औसतन उतनी गहरी नहीं है जितनी कि प्रशांत महासागर में थी। ठीक है, अगर मैं गर्त के आधार पर देखूं तो हमारा अंध महासागर इतना अमीर नहीं है, इसमें केवल 19 मुख्य गर्तें हैं, जिसके अंदर से 2 गर्त हैं। पहली गर्त प्यूरिटो रिको और दूसरी है सैंडविच। एक की गहराई 7000 मीटर के आसपास है और दूसरी की गहराई 7500 मीटर के आसपास है। जबकि हमने देखा था कि प्रशांत महासागर के अंदर जो गर्त थी उसकी औसतन जो है वो 8000 मीटर से ज्यादा गहरी थी, और 1 या 2 तो ऐसी थी जिसकी गहराई 10,000 से भी ज्यादा गहरी थी, 10,000 मीटर। अब आते हैं इसके तटवर्ती सागर, यानी कि अंध महासागर में कौन कौन से तटवर्ती सागर जो है वो शामिल है। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर में कौन है? बेफिन की खाड़ी उत्तर की ओर, हडसन की खाड़ी दक्षिणी अमेरिका और कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी सागर जो है वो आपके यूरोप, जो कि भूमध्य सागर और अंध महासागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। बाल्टिक सागर यूरोप के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, भूमध्य सागर यूरोप के और एशिया के बीच का भाग, कैरेबियन सागर जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ये मुख्य सागर हैं जो कि अंध महासागर के अंदर जो है वो शामिल है। तो बच्चों एक बार मैं आप लोगों को ये जो है मैप सेक्शन के ऊपर एक बार दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, जब भी ये टॉपिक आप डिस्कस करें आपको ये एक बार में समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, इसमें एक बार क्या है, सबसे पहला आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एस आकृति का एक महासागर है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 8.24 या 25 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसके एक तरफ यानी कि पश्चिमी क्षेत्र पर है नॉर्थ अमेरिका और उसके दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका। एक तरफ है आपका पूर्वी क्षेत्र में यूरोप और उसके दक्षिण में है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इस महाद्वीप के इस महासागरों की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कटक, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके कुछ एक अन्य नाम भी हैं। इसके सबसे उत्तरी भाग में इसे वेवल थॉम्सन कटक के नाम से जानते हैं। वेवल थॉम्सन कटक या आइसलैंड के पास जब ये थोड़ा सा उभार ले लेती है तो यहाँ पठार का रूप लेती है, जिसे हम टेलीग्राफ पठार कहते हैं। टेलीग्राफ पठार के बाद यही जो महाद्वीपीय कटक है, महासागरीय कटक है, इसे डॉल्फिन श्रेणी या डॉल्फिन कटक के नाम से भी जाना जाता है। उसके दक्षिणी क्षेत्र में रोमांश गंभीर, ये भी यहाँ इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। एशियंस द्वीप, ये भी इसके ही भाग है, और इसके दक्षिण में जो एक इसका अन्य नाम है वो इसे सैंडविच गर्त के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा इसके छोटे छोटे द्वीप हैं जैसे कि कनारी, केप वर्दे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है जैसे कि यह है आपका न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, प्यूटोरिको खाई जो कि इसकी एक इंपॉर्टेंट खाई है, गर्त है, वो यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी। यह है आपका लेब्राडोर सी, यह है आपका पूर्वी ग्रीनलैंड। ठीक है, यह है आपकी हडसन की खाड़ी। ठीक है, हडसन की खाड़ी के अलावा यहाँ पर अर्जेंटीना बेसिन, क्योंकि यहाँ पर हमारा अर्जेंटीना है, और ये हमारा ब्राज़ील है तो ये ब्राज़ीलियन बेसिन। ब्राज़ीलियन बेसिन के अलावा यहाँ पर गायना बेसिन है जो कि आपका एक तरीके से कैरेबियन आइलैंड का भाग है। यहाँ पर है आपका अरेबियन सी यानी कि
वेस्ट इंडीज का मुख्य सागर जो कि, और यहाँ पर एक इसका अन्य द्वीप है जो कि फॉकलैंड द्वीप के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में एक द्वीप है जिसे अगुलहास कहते हैं, तो अगुलहास और कटक के बीच का क्षेत्र अगुलहास बेसिन के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट अटलांटिक ओशन। आई होप कि आप लोगों को एक छोटा शॉर्ट एंड श्योर जो है वो समझ में आ गया होगा, और इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो आप अपने प्रशांत महासागर के साथ ज़रूर तैयार करें बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला आप लोगों को नहीं है। तो आई होप कि अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं, जो एक रिलीफ फीचर है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है आपके हिंद महासागर, यानी कि हमारे इंडियन ओशंस। ये आपको समझना थोड़ा सा और ईजी होगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें पहले से ही पता होंगे, जैसे कि खाड़ियाँ हैं, कुछ एक द्वीप हैं, आपने सुने हुए नाम होंगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड रहने वाली हैं बच्चों। तो चलिए बात करते हैं हिंद महासागर की। हमारा हिंद महासागर जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये प्रशांत महासागर और अंध महासागर की तरह खुला हुआ महासागर नहीं है। प्रशांत महासागर उत्तरी छोर को भी टच करता है, दक्षिणी छोर को भी टच करता है। ऐसे ही अंध महासागर भी दोनों छोरों को टच करता है, परंतु हिंद महासागर को ये लग्जरी जो है वो प्राप्त नहीं है। हमारा हिंद महासागर उत्तर में एशिया और भारतीय या भारतीय उपमहाद्वीप के द्वारा जो है वो बंद कर दिया गया है। बहुत सिंपल सा है, ये आपके सामने थोड़ा मैप भी खुला हुआ है, चलो इसके बारे में भी यहाँ साथ के साथ डिस्कस करते चलते हैं। थोड़ा सा बाद में भी आएगा तो फिर बाद में भी हम इन्हें देख लेंगे। क्योंकि हिंद महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है ये उत्तरी क्षेत्र से लॉक्ड है, यानी इसका विस्तार उत्तर में केवल भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद एशिया के द्वारा ही ब्लॉक किया गया है। ठीक है, और इसका दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो काफी विस्तृत है, जैसे कि अन्य महासागरों का है। इसका दक्षिणी विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इस महासागर का जब क्षेत्र एक तरफ से जो बाधित कर दिया गया, उस बाधित होने के चलते यह चीज तो अंडरस्टूड है कि यह प्रशांत और अंध महासागर की तरह बहुत बड़ा महासागर नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र के आधार पर यह जो महासागर है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इस महासागर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यह मॉनसून पवनों का उत्पत्ति क्षेत्र है। मॉनसून पवनों का उत्पत्ति क्षेत्र होने के चलते ये भारत और भारतीय उपमहाद्वीप या उत्तरी गोलार्ध के बहुत सारे देशों के लिए मॉनसून पवनों को प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी से मॉनसून पवनें जो हैं वो जलवाष्प लेकर जाती हैं और वर्षा करके मॉनसूनी प्रकार की जलवायु को विकसित करती हैं। ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये उत्तर में अमूमन जो है वो खुला हुआ महासागर नहीं है, आर्कटिक महासागर तक खुला हुआ नहीं है, बल्कि एक बंद महासागर है। उत्तर में ये एशिया द्वारा अवरोधित है। इसे अर्ध महासागर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये दोनों छोरों को टच नहीं करता। फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया। इसका कुल क्षेत्रफल 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर 16.5, अंध महासागर 8.24 और हिंद महासागर 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए है। इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, इसको उत्तर की तरफ से बाधित करता है। पूर्व में हिंद एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो अफ्रीका महाद्वीप के द्वारा घेरा हुआ है, और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसमें ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इसका जो दक्षिणी भाग है वो अंटार्कटिका महाद्वीप तक जो है वो फैला हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक ब्रीफ पहले भी दे चुका हूं कि इसका जो विस्तार है वो किस प्रकार से अन्य देशों के या अन्य महासागरों के अपेक्षा थोड़ा सा अलग है। तो क्योंकि ये अलग है, इसको समझने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा अलग से कोई स्टडी नहीं करनी है, काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इसके उत्तरी भाग को अगर कवर करने के बारे में बात आती है तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि ये भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, हिंद एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वारा बाधित है, यानी कि रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और इसका अगर उत्तरी क्षेत्र का विस्तार देखें तो कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा बनाती है। कर्क रेखा से नीचे ही ये सारा महासागर जो है वो विस्तृत है। ठीक है, और क्योंकि कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, तो वहां पर जो भी चट्टानें मिलती हैं वो किस प्रकार की हैं? प्राचीन चट्टानों में से, जैसे कि गोंडवाना प्रकार की चट्टानें। इस क्षेत्र के अंदर जो चट्टानों का विकास हुआ है ये गोंडवाना समय में हुआ है, और गोंडवाना समय में जो चट्टानें विकसित हुई हैं उनके नीचे कोयले के भंडार बहुत हैं। ठीक है,
कर्क रेखा के दक्षिण में हमारा भारत का जितना भी हिस्सा है वो गोंडवाना समय का बना हुआ है और गोंडवाना चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। पठारी क्षेत्र है। पठार जो है वो खनिज संपदा से संपन्न होते हैं, ये हम जानते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बने होते हैं, ये हम जानते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज मिनरल्स जो है वो प्रदान करते हैं। यहां पर जब बात गोंडवाना की आ गई है बच्चों, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि गोंडवाना जो है वो हमारे चट्टानों के विकास क्रम की एक पीढ़ी है। जैसे कि सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और फिर आता है नाम गोंडवाना का। हमारे भारत की विशेषता सबसे अच्छी बच्चों ये है कि यहां पर आर्कियन समय की, आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वो भी मिलती हैं और यहां पर हमारे वलित पर्वत भी मिलते हैं जो सबसे नई चट्टानें हैं। गोंडवाना चट्टानें भी मिलती हैं जिनमें कोयले के भंडार हैं। आर्कियन जैसे कि मैंने बताया विश्व की सबसे पुरानी चट्टान हमारा अरावली पर्वत आर्कियन युग का है, ठीक है, और हिमालय जो है वो हमारा अल्पाइन युग का है। तो ये विकास हम भारत के अंदर देखते हैं। तो गोंडवाना भारत के दक्षिणी भारत का हिस्सा है और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो हिंद महासागर का उत्तरी क्षेत्र गोंडवाना के द्वारा भी रोका गया है और गोंडवाना का जो विकास है, विशेषता है, मैंने आपको बता दी। तो इसका जो विकास है, इसके नीतल का जो विकास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य महासागरों की तुलना में ना ये कम विषम है। कम विषम इसलिए है बच्चों क्योंकि इसका विकास केवल एक ही ध्रुव में हुआ है, यानी कि दक्षिणी तरफ हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा विषम नहीं है, सम प्रकार का है। अब जब सम प्रकार का है तो ये भी चीज अंडरस्टूड है कि ये बहुत ज्यादा भी गहरा नहीं होगा, यानी कि दोनों महासागरों की तुलना में ये सबसे कम गहरा है। दोनों महासागरों की तुलना में इसमें जो मगन तट क्षेत्र है वो सबसे कम पाए जाते हैं। अन्य महासागरों में सबसे ज्यादा है। प्रशांत महासागर में 5.7% के आसपास थे, अंध महासागर में 13% मगन तट थे, परंतु हिंद महासागर में केवल 4% के आसपास मगन तट जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। इसकी गहराई भी प्रशांत महासागर के 8,000 मीटर, अंध महासागर के 6,000 मीटर के मुकाबले काफी कम है। हिंद महासागर की गहराई केवल और केवल 4,000 मीटर के आसपास जो है वो पाई जाती है। कुछ एक भाग 6,000 मीटर तक भी गहरे हैं। अब जब गहराई के बारे में बात आती है और खाई और गर्त का नाम ला ले तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। तो जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है, प्यूटोरिको ट्रेंच थी, ठीक है, प्यूटोरिको और इन दोनों ट्रेंचेस के बाद जो हमारे पास यानी हिंद महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है उस गर्त का नाम है सुंडा गर्त। और सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है जिसकी गहराई 8,152 मीटर के आसपास है। सुंडा गर्त जो है वो जावा सुमात्रा के दक्षिणी क्षेत्र में, ये मैप के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अंध महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से एक कटक गुजरती है, वैसे ही एक कटक हिंद महासागर के बीचों बीच से भी गुजरती है। जैसे अंध महासागर की कटक का जो नाम था विवल थॉमसन था, चैलेंजर था, डॉल्फिन था, उसके बाद जो आपकी सैंडविच थी, ठीक है, ये नाम थे। उसी प्रकार से हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली कटक के भी कई नाम है। उन नाम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जब महाद्वीपीय मगन तट के बारे में बात आ रही है तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हिंद महासागर में केवल 4.2% जो है वो क्षेत्र जलमगन कटक के द्वारा, जलमगन क्षेत्र के द्वारा जो है वो घेरा हुआ है। प्रशांत महासागर में ये 5.7 है और अंध महासागर में 13.3, यानी कि इन दोनों महासागर के मुकाबले हिंद महासागर के मगन द्वीपीय कटक काफी कम है। विविधताएं भी बहुत ज्यादा हैं। इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के आसपास थोड़ा सा छोड़ा। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे कि मैंने अंध महासागर में बताया था, जब भी महाद्वीप आपस में पास पास होंगे तो उनका जो बेस है, धरातल है, वो आपस में नीचे की तरफ आपस में ज्वाइंट होगा। जब वो आपस में ज्वाइंट होगा तो उसके ऊपर महासागर ज्यादा गहरा हो ही नहीं सकता। जब वो दूर दूर होंगे तो उसके आंतरिक यानी बीच के भाग में गहराई ज्यादा होगी। अंडरस्टूड है बच्चों? क्योंकि इसका उत्तरी क्षेत्र जो है वो स्थल द्वारा बाधित है। जब उत्तर की क्षेत्र से स्थल द्वारा बाधित कर दिया गया तो वहां पर मगन तट, वहां पर गहराई, वहां पर आसपास के क्षेत्रों की विषमताएं जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी, समान सा बना रहेगा। वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में ये मगन तट जो है वो चौड़े हैं। क्यों चौड़े हैं? क्योंकि वहां पर महाद्वीप, द्वीप, उप महाद्वीप देशों के जो तट हैं वो निचले भाग से काफी विकसित है, ठीक है ना। अफ्रीका के तट के निकट भी महाद्वीप मगन तट काफी पर्याप्त मात्रा में चौड़ा है। 640 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है। मेडागास्कर द्वीप के निकट भी चौड़ा है। देखो यहां पर एक चीज अंडरस्टूड करने वाले बच्चों, जहां पर द्वीप, महाद्वीप या कोई भी स्थल भाग होगा, मगन तट चौड़ा होगा। जहां पर कोई भी महाद्वीप, महासागर या महाद्वीप, द्वीप या कोई स्थल भाग नहीं होगा,
मगन तट जो है वो कम चौड़े होंगे, सागर की गहराई ज्यादा होगी। वास्तव में महाद्वीप मगन तट क्या है? एक तरीके का जो है वो उभार है। मगन तट के ऊपर ही बना हुआ एक द्वीप है जिसे मेडागास्कर कहते हैं। और पूर्व के और मगन तट अपेक्षाकृत संकरा है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में अंध हिंद महासागर के बहुत ज्यादा द्वीप नहीं है। जावा, सुमात्रा, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के निकट इसकी चौड़ाई केवल 160 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र अफ्रीका, हिंद एशिया, हिंद उत्तर में भारत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के समीप इसकी चौड़ाई 640 किलोमीटर थी। ठीक है। और सुदूर दक्षिण में तो ये और भी संकरा हो जाता है, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में बहुत ज्यादा कोई विकसित महाद्वीप तो नहीं है, जिसके चलते वहां पर जो मगन तट की गहराई है, चौड़ाई है, वो काफी कम है। आई होप कि ये सारी चीजें आप इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो चलिए हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं कि यहां पर भी एक कटक पाई जाती है। एक बार मैं आपको थ्योरी सेक्शन फटाफट पढ़ के बता देता हूं, ताकि फिर जब मैंने जो मैप आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया उस मैप के अंदर मैं आपको वो पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूं बच्चों। चलिए साथ के साथ बताता रहूंगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले बच्चों, जैसे कि इसकी चौड़ाई जो श्रेणी है कटक पाई जाती है, और ये कटक कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। हमारा हिंद महासागर भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है। तो इसी बिल्कुल बीचों बीच से भी एक कटक गुजरती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप चागोस के नाम से। ये तो केवल लक्षद्वीप के पास इसका नाम है। जैसे जैसे ये कटक दक्षिण की तरफ बढ़ती है, इसके नामकरण में काफी सारी विविधताएं देखी जाती हैं। तो सबसे पहले जब ये लक्षद्वीप के पास है, इसे लक्षद्वीप चागोस कटक के नाम से जानते हैं। मालदीप, लक्षद्वीप के नाम। अच्छा, जब इन दोनों द्वीपों के नाम आई गए हैं तो यहां पर एक पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ये दोनों ही महाद्वीप जो है वो कैसे हैं? प्रवाल से बने हुए हैं, कोरल द्वीप हैं ये। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या बैरन है, वो सारे ज्वालामुखी से बनने वाले द्वीप हैं। तो मालद्वीप और लक्षद्वीप कैसे हैं? प्रवाल के द्वारा बनने वाले द्वीप। तो यहां पर जो कटक है वो कितनी है? 2000 मीटर से भी कम गहरी है। यहां पर कटक दक्षिण की ओर जब आगे बढ़ती है और भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण तक पहुंचती है, तो वहां पर इस कटक का नाम क्या है? चागोस सेंट पॉल कटक। और इसका दूसरा नाम है मध्य हिंद महासागरीय कटक। अभी तक हमने दो नाम देखे। पहला लक्षद्वीप चागोस, जो कि लक्षद्वीप के पास है, और जब ये दक्षिण की ओर बढ़ती है इसे चागोस सेंट पॉल कटक या मध्य हिंद महासागरीय कटक कहते हैं। फिर जब ये 30 डिग्री से दक्षिण की ओर बढ़ती है तो वहां पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर के आसपास है, और 30 डिग्री के दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है और ज्यादा विकसित होकर 1600 किलोमीटर हो जाती है। जैसे ही यह कटक 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में पहुंचती है, इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जाना जाता है। पहला लक्षद्वीप के पास लक्षद्वीप चागोस, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक चागोस सेंट पॉल या मध्य हिंद महासागरीय कटक, 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक, और इसी के साथ साथ जब ये 65 से 110 डिग्री पूर्वी क्षेत्र पर पहुंचती है तो इस कटक का इस कटक का जो नाम है वो है आपका दक्षिणी हिंद पूर्वी कटक। वहां पर इसकी गहराई 3000 से 4000 मीटर के आसपास होती है। 50 डिग्री तक आ चुके हैं। 50 डिग्री के बाद जब ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तब इस कटक का जो नाम है वो नाम हो जाता है करगुलेन गोल्सबर्ग कटक, और इसकी गहराई 1500 मीटर। 48 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में इस कटक को भारतीय पूर्वी क्षेत्र में भारतीय अंटार्कटिका कटक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया सारा? सबसे पहले लक्षद्वीप चागोस, भूमध्य रेखा से लेकर जब यह कटक जो है वो 30 डिग्री तक पहुंचती है उसका नाम चागोस, ठीक है, सेंट पॉल। उसके अलावा जब ये 30 डिग्री से 50 डिग्री पहुंचती है एम्स्टर्डम, जब ये 50 डिग्री से दक्षिण की ओर बढ़ती है उसे करगुलेन गोल्सबर्ग कटक कहते हैं, और जब ये उससे आगे दक्षिण की तरफ आगे बढ़ती है पूर्वी भाग में तो इसे पूर्वी अंटार्कटिका कटक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हीं दोनों द्वीपों के पास यानी कि अंडमान निकोबार और हमारा एम्स्टर्डम पॉल पठार के पास इसमें एक जो कटक है अन्य नाम से जानी जाती है
जिसे हम अंडमान निकोबार कटक और अमेस्टरडम सेंट पॉल पठार के नाम से जानते हैं। जब ये महासागर पूर्वी क्षेत्र पर शिफ्ट होता है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समीप इसे 90 डिग्री पूर्वी कटक के नाम से जाना जाता है। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चों, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, सिर्फ नाम आप लोगों को थोड़े से परेशान कर रहे होंगे। इसके बाद उत्तर व दक्षिण की तरफ इस दूसरे कटक जो है इनको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि यही इसका मेजर सेक्शन है और इसको जो है छोटे छोटे नाम है। हालांकि 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी चागोस द्वीप के समीप इसका नाम है सोकोत्रा चागोस। उसके अलावा शेसल्स के बाद है कोल्सबर्ग कटक। आप सिर्फ इनको एक बार शॉर्ट आंसर्स के लिए जो है वो रिमाइंड करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये फेस किया है कि कोल्सबर्ग कटक कंपटीशन एग्जाम इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर डैम श्योर पूछी जाती है। कोल्सबर्ग कटक किस महाद्वीप की, किस महासागर की कटक है। तो ये थे बेसिकली हमारे महाद्वीप या हिंद महासागर के बिल्कुल बीच से बीच निकलने वाली एक कटक और उस कटक के नाम। अब है उसके बेसिन, क्योंकि बेसिन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक स्थल भाग और दूसरे स्थल भाग के बीच का जो गहरा भाग होता है उसे हम बेसिन कहते हैं। और यहां पर वो सारे क्षेत्र जो बेसिन है उसमें सबसे पहला है ओमान बेसिन। ओमान जो है वो आपके एशिया का या दक्षिण पश्चिमी एशिया का, जहां पे आप अमूमन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जिनके नाम से जानते हैं, वहां पे और हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक गहरा भाग है जिसे ओमान द्रोणी कहते हैं। फिर आता है अरब यानी कि जो अरब देश हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है और हिंद महासागर के बीच में उसे अरब द्रोणी, इसकी भी गहराई 4000 से 5000 मीटर। फिर है सोमालिया हॉर्न जिसको नाम से जाना जाता है। अमूमन दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल एक उत्तरी क्षेत्र, एक ऐसा हॉर्न जिसको सींग के रूप में निकला हुआ है, उसको सोमालिया एक देश है, वहां पर उन्हें सोमालिया द्रोणी है वहां पर एक। उसके बाद मेडागास्कर के पास मॉरिशस द्वीप है, तो मॉरिशस और हिंद महासागर के बीच में जो द्रोणी है वो मॉरिशस। देन नेटाल जो है वो दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर नेटाल द्रोणी है। फिर अगुलहास द्वीप है, उसके पास अगुलहास द्रोणी। अटलांटिक और अंटार्कटिका द्रोणी। अंडमान द्वीप समूह के पास अंडमान द्रोणी। कॉकॉस कीलिंग के पास अमूमन जो है वो हमारी कॉकॉस कीलिंग द्रोणी, और दक्षिणी पूर्वी अंटार्कटिका की जो द्रोणी है वो यहां पर पाई जाती है। आप इन द्रोणियों को ज्यादा परेशान मत करो, सिर्फ नाम याद रख लो, और जो इसका स्टार्टिंग नाम है उसी के स्थलखंड के नाम से आधार पर इसका द्रोणी का नाम रखा गया है। बस इतना ध्यान रखना, बेसिन होता क्या है। बेसिन क्या है? स्थल भाग या फिर महासागर और स्थल भाग के बीच में जो गहरे भाग पाए जाते हैं उसे हम द्रोणी या बेसिन कहते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर मेजर आइसलैंड्स कौन से हैं, द्वीप कौन से हैं। सबसे पहला मेडागास्कर का नाम मैं कई बार ले चुका हूं, श्रीलंका, इसके अलावा सोकोत्रा, जंजीबार, इसके अलावा अंडमान निकोबार, अराकान योमा म्यांमार में, उसके अलावा अरब सागर में है जो कि मूंगे के हैं यानी कि प्रवाल से बने हुए हैं, लक्षद्वीप, मालदीव, मेडागास्कर हो चुका है इसमें। यह हिंद महासागर के अंदर पाए जाने वाले मुख्य द्वीप है, और बहुत सारे द्वीप बच्चों यहाँ, लेकिन ये मेजर है। फिर आते हैं तटवर्ती सागर या खाड़ियां, वो सभी जो हिंद महासागर या अन्य किसी भी महासागर के साथ जुड़ी हुई हो उसे तटवर्ती सागर कहते हैं। हमने प्रशांत और अंध महासागर के बारे में देखा, ये जो भाग है वो हिंद महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले उत्तर में इसके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। लाल सागर जो भूमध्य सागर के साथ जुड़ा हुआ है वो फारस की खाड़ी वहीं पर विद्यमान है। तो ये मुख्य सागर या खाड़ियां हैं जो हिंद महासागर की विशेषताओं को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा मैप सेक्शन जो है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले बात बच्चों, इस महासागर के अंदर ये चीज मैंने आप लोगों को टेबल पहले डिस्कस कर चुका हूं कि अमूमन पैसिफिक में 5.7 मगन तट है, अंध महासागर में 13 और हिंद महासागर में 4.2। उत्थान के बारे में, ढाल के बारे में बात करूं तो 7% प्रशांत में, 12.4 अंध में और 6.5 हिंद में। राइस ऑफ गर्द यानी कि जो हमारा उत्थान है उसमें 7%, 19% और 9%। अगर मैं मैदानों के क्षेत्र के बारे में बात करूं तो प्रशांत और हिंद महासागर का मैदान जो है वो लगभग बराबर की वेटेज रखे हुए हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पर है आपकी अब वो कटक के बारे में जो मैंने डायग्राम आप लोगों को बताए हैं, उसी कटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ये है आपका एशिया, ठीक है, ये है आपका एशिया और ये है इंडिया। ये है आपकी
अमूमन जो आपके ओपेक कंट्रीज हैं, ये है सोमालिया हॉर्न, ठीक है, और इसके अलावा ये है आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वो, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारा जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और यही हमारे हिंद महासागर की जो उत्तरी सीमा है वो बनाती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच से ये जो कटक है, इस कटक के सब पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप के समीप ये लक्षद्वीप चागोस कटक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये 10-10 डिग्री का है, 0, 10, 20, अमूमन इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया जैसे। तो 0 से यानी भूमध्य रेखा से लेकर 20 डिग्री तक जो कटक का नाम है वो है चागोस सेंट पॉल कटक, ठीक है बच्चों, चागोस सेंट पॉल कटक। फिर जब ये 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में पहुंचती है तो इस कटक को कहते हैं एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक, जिसकी गहराई 1600 मीटर है। फिर जब ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पर जाती है यानी कि 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री, तो इसे दक्षिणी पूर्वी कटक के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में जब ये दो पठारों के रूप में बनती है तो इसे करगुसेन कटक और आपका भारतीय अंध महासागरीय या अटलांटिक कटक के नाम से इसे जाना जाता है। इसके में हमारे लक्षद्वीप के पास इसी कटक का जो विस्तार है वो सोकोत्रा चागोस कटक के नाम से जाना जाता है और उसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पे कार्लसबर्ग कटक जो है वो विद्यमान है। सुमात्रा के नजदीक जो है वो हमारी सुमात्रा गर्त है और इसी के दक्षिणी पूर्वी और 90 डिग्री के आसपास जो इस कटक का विस्तार है उसे 90 डिग्री पूर्वी कटक के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब ये है हमारी बेसिन बच्चों, जो बेसिन मैंने आप लोगों को बताया, ये अरब सागर के समीप बनने वाली बेसिन अरेबियन बेसिन, ठीक है। ये है आपका सोमालिया, इस सोमालिया के पास सोमालिया बेसिन, ये सारा सोमालिया बेसिन है। यह है आपका मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के समीप मेडागास्कर बेसिन। यहां पर है आपका अगुलहास, अगुलहास के पास अगुलहास बेसिन। अगुलहास के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है आपके मॉरिशियस, यहां पर है मॉरिशियस, तो मॉरिशियस बेसिन। यहां पर है नेटाल, तो नेटाल बेसिन इसके आसपास के क्षेत्र में। उसके अलावा आपका यहां पर ब्रिज येरेजी जो है हमारा वो अमूमन क्षेत्र है और ये जावा सुमात्रा है, इसे हम जावा बेसिन के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट जो भी आपके स्थल और जल के बिल्कुल गहरे भाग है वहां पर उसे बेसिन के रूप में हम जानते हैं। तो आई होप बच्चों के ये जो छोटा सा चैप्टर आप लोगों का था उस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से जो है वो डिस्कस किया होगा, हमने भी अच्छे से डिस्कस किया है। तो बहुत जल्दी इस चैप्टर से अगला जो हमारा यूनिट का चैप्टर होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों देखो ये सारी चीज़ मैं फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। दिस इज़ माई जो यूट्यूब चैनल है ये आप लोगों के लिए है और बेसिकली मैंने अब ये आप लोगों के लिए आप लोगों को बोलना शुरू किया कि आप चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझिए कि फ़िलहाल जो हमारा सिलेबस है वो एक एंडिंग रन की तरफ बढ़ चुका है। बहुत जल्दी एक वीडियो के साथ मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूँगा। सो टिल देन थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड नाइट।